In this video, we are going to discuss about the major types of RNA जो कि है mRNA, tRNA एंड rRNA। ये मेजर टाइप्स ऑफ RNA है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है mRNA, जिसका मतलब क्या होता है, मैसेंजर RNA। टोटल जो भी सेलुलर RNA है उसमें से 5 to 10% आपका क्या होता है, mRNA होता है, मैसेंजर RNA होता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो मिनिमम होता है। अगर हम mRNA, tRNA और rRNA के बीच में कंपैरिजन करें तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो सबसे मिनिमम होता है। नाउ प्रोकैरियोट्स के अंदर जो mRNA होता है और जो यूकैरियोट्स के अंदर mRNA होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, उनमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे जो प्रोकैरियोट्स के अंदर mRNA होता है वो कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, और जो यूकैरियोट्स में mRNA होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। प्रोकैरियोटिक जो mRNA है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है और यूकैरियोटिक mRNA मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। अब सिस्ट्रोन क्या होते हैं, इस वर्ड का मतलब देखते हैं। देखो, दो वर्ड्स हैं, एक तो होता है जीन और एक है सिस्ट्रोन। दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? देखो, जो जीन है ना, जीन का मतलब है सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो कि कोड करता है विच कोड फॉर आरएनए। और ये आरएनए कोई भी हो सकता है, एनी आरएनए हो सकता है, ये टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, कोई भी आरएनए यहाँ से बन सकता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। तो जो सिस्ट्रोन होता है वो क्या होता है? सिस्ट्रोन का मतलब है जीन का वो छोटा सा पार्ट जो कि प्रोटीन बना सकता है, जो कि क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। सपोज करो कि ये क्या है, डीएनए है, इसमें एक छोटा सा यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये कोई जीन है, ये क्या है, ये जीन है। अब जीन का ये पार्ट जो है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है टीआरएनए, ठीक है। जीन का ये जो पार्ट है वो बना रहा है सपोज आरआरएनए, और ये जो लास्ट वाला छोटा सा पार्ट है वो क्या बना रहा है, mRNA बना रहा है, ठीक है। जीन में ये जो येलो वाला पार्ट है वो टीआरएनए बना रहा है, जो पिंक वाला है वो आरआरएनए बना रहा है, और ये जो रेड वाला पार्ट है उससे mRNA बन रहा है। अब यही जो रेड वाला पार्ट है ना, ये जो रेड वाला सेगमेंट है जीन का वो छोटा सा सेगमेंट जो कि क्या बना रहा है, mRNA बना रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रोन बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है mRNA से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। rRNA से, tRNA से नहीं बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनता है। तो सिस्ट्रोन क्या है, सिस्ट्रोन जीन का वो छोटा सा सेगमेंट है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, जो कि प्रोटीन बनाएगा। आई होप कि अब आपको जीन और सिस्ट्रोन में फ़र्क पता चल गया होगा कि सिस्ट्रोन क्या होता है, जीन का वो छोटा सा सेगमेंट जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है या जो प्रोटीन बनाता है, उसको हम सिस्ट्रोन बोलते हैं। ओके, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास में क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, और यूकैरियोट्स में क्या है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। नाम से पता चल रहा है मोनोसिस्ट्रॉनिक, यानी कि मोनो मीन्स वन, सिस्ट्रोन मीन्स कि भाई एक इनके पास क्या होगा, एक ही सिस्ट्रोन होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो वन सिस्ट्रोन है, वन सिस्ट्रोन जो है दैट कोड्स फॉर वन प्रोटीन, वो एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम यूकैरियोटिक mRNA की बात करें तो वहाँ पे एक जो सिस्ट्रॉन है, वन सिस्ट्रॉन कोड्स फॉर मैनी प्रोटीन्स, मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एक ही सिस्ट्रोन से बहुत सारे प्रोटीन्स बन सकते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में हर प्रोटीन के लिए वी हैव डिफरेंट सिस्ट्रोन। सो जितने भी mRNA होते हैं, मैसेंजर RNA होते हैं, चाहे वो मोनोसिस्ट्रॉनिक हो चाहे पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो, उनके अंदर दो टाइप के रीजन्स होते हैं, एक होता है कोडिंग रीजन और एक होता है नॉन कोडिंग रीजन। सो कोडिंग रीजन क्या होता है, देखो आप इसको ऐसे समझो कि कोई भी मैसेंजर RNA ना, उसके पास में दो रीजन्स हैं, ये है इंट्रोन, ये है एक्सोन। तो एक्सोन्स जो होते हैं वो कोडिंग रीजन होते हैं, और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। और जो आपके कोडिंग रीजन्स होते हैं ना, कोडिंग रीजन्स जो होते हैं दे स्टार्ट्स विद द
इनिशिएशन कोडोन से वो शुरू होते हैं कोडिंग रीजन, और स्टॉप कोडोन पे वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोडिंग रीजन, यानी कि जिससे कि हमारा प्रोटीन बनेगा, वो कोडिंग रीजन होता है। और यूटीआर का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि जिससे कोई प्रोटीन नहीं बनता है, जिससे कोई प्रोटीन नहीं बनता है। जो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है ना, उसमें इंटरसिस्ट्रोनिक रीजन्स होते हैं। वी हैव द इंटरसिस्ट्रोनिक स्पेस। तो P फॉर प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और P फॉर पॉलीसिस्ट्रोनिक, ऐसे आप याद रखना। ये क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। पॉली मीन्स बहुत सारे, सिस्ट्रोन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे क्या है, सिस्ट्रोन्स हैं। सो पॉलीसिस्ट्रोनिक जो एमआरएनए होता है वहाँ पे मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, क्योंकि जो प्रोटीन कोडिंग पार्ट है, जो हमारा सिस्ट्रोन है, वहीं पे क्या होता है, राइबोसोम आकर के बाइंड होता है। क्योंकि ये पॉलीसिस्ट्रोनिक है तो यहाँ पे मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स होंगी। अगर हम यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात करें तो यहाँ पर ये क्या होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, यानी कि यहाँ पर सिंगल सिस्ट्रोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब है कि एक जो सिस्ट्रोन है ना, वन सिस्ट्रोन दैट कोड्स फॉर वन प्रोटीन। हर प्रोटीन का अलग अलग सिस्ट्रोन यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक ही सिस्ट्रोन जो है वो कई सारे प्रोटीन्स बना सकता है। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, अगर बहुत सारे राइबोसोम्स जो है एमआरएनए के ऊपर अटैच्ड हो तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? येस, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम उसको हम बोलेंगे। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैसेंजर आरएनए? नाम से पता चल रहा है कि ये कोई मैसेज लेकर के आएगा। तो ये क्या करता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है उसको लेकर के आता है। सो इट ब्रिंग्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डीएनए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो भी पॉलीपेप्टाइड, जो भी प्रोटीन बनाना है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ कोडोन, वो ये लेकर के आता है फ्रॉम द डीएनए। And during the protein synthesis, the mRNA attaches with the small subunit of the ribosome. Next आता है tRNA और the transfer RNA. ट्रांसफ़र आरएनए को soluble RNA भी बोलते हैं and around 100 types of transfer RNA are found. 10 to 15% of total cellular RNA. इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो mRNA से ज़्यादा होता है, लेकिन rRNA से कम होता है, राइबोसोमल RNA से कम होता है। साइज़ जो है वो स्मॉलेस्ट है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 73 to 93, एवरेज 80 न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड। ओके, सो 2D मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, जिसको हम क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं, वो किसने दिया था? रॉबर्ट हॉली ने इन 1965। अकॉर्डिंग टू दिस, जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसके पास 5 आर्म्स होते हैं और 3 लूप्स होते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफ़र आरएनए। सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट लूप्स बने हुए हैं। सो ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ नोन एज द एक्सेप्टर आर्म इसको हम बोलते हैं। तो ये जो एक्सेप्टर आर्म होता है, यहाँ पे कितने हैं? 7 बेस पेयर्स है। ये क्या है? 7 बेस पेयर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं? बेसेस होते हैं और उनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 7 बेस पेयर्स हैं और 4 हमारे पास अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर होते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है, ये अटैच आपस में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। तो यहाँ पे कितने बेस पेयर्स आपको मिलेंगे? 7 बेस पेयर्स आर देयर। और 4 क्या है हमारे पास में? ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, दीज आर द अनपेयर्ड। यहाँ पे पेयरिंग नहीं है, तो ये अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। कितनी? 4 अनपेयर्ड है और 7 क्या है यहाँ पर हमारे पास? बेस पेयर्स है। ओके, सो ये जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं CCA। CCA जो है, ये जो एंड होता है,
ये यूनिवर्सली कंजर्व्ड है फॉर ऑल द ट्रांसफ़र आरएनए, सभी के अंदर ये CCA जो है पाया जाता है। एंड ये वही रीजन होता है जहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड आकर के, यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड आकर के बाइंड होता है। फिर आते हैं हम डी लूप के पास। ये जो डी लूप होता है, यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डाईहाइड्रोयूरिडीन मॉडिफाइड बेस है। अगर आपने ट्रांसफ़र आरएनए की प्रोसेसिंग वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें मैंने सारा ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से ट्रांसफ़र आरएनए बनता है और उसमें क्या क्या कौन कौन से बेसिस की मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो कमिंग बैक ऑन टू द स्ट्रक्चर, जो डी लूप होता है उसके अंदर क्या होता है, मॉडिफाइड बेस है, दैट इज़ डाईहाइड्रोयूरिडीन। अब उसकी वजह से इसका नाम हमने क्या किया है, डी लूप रखा हुआ है। अब ये जो डी लूप होता है, यहाँ पर एक एंजाइम है अमाइनो असाइल सिंथेटेज, वो आकर के यहाँ पर क्या होता है, बाइंड होता है। देखो ये जो एंजाइम होता है ना, ये हमें ट्रांसफ़र आरएनए की चार्जिंग के लिए चाहिए होता है। देखो जो ट्रांसफ़र आरएनए अनचार्ज्ड है, अगर हम कह रहे कि ट्रांसफ़र आरएनए क्या है, अनचार्ज है, यानी कि वो ऑलरेडी क्या कर चुका है, अमीनो एसिड को डिलीवर कर चुका है। अगर हम चार्ज आरएनए की बात करें तो चार्ज आरएनए क्या होता है, व्हाट इज़ चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए। चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए का मतलब है कि जिसके 3 प्राइम एंड पर क्या हो, हमारे पास में अमीनो एसिड हो। तो अब इसको करने के लिए ना, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, मतलब अमीनो एसिड का जो एडिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। अब इसके 2 स्टेप्स होते हैं। चार्जिंग करने के लिए भी क्या होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ATP प्लस अमीनो एसिड, ATP जो होती है वो ब्रेक होती है और इंटरमीडिएट बन जाता है विच इज़ अमाइनो एसाइल AMP। ये इंटरमीडिएट बन गया AMP, प्लस में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो निकल जाते हैं। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब आप ATP को तोड़ के ADP बनाते हो तो हमारे पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, ATP से AMP बना रहे हो, यानी कि बहुत हाई एनर्जी वाली रिएक्शन है, तो उसमें 2 निकलेंगे, मतलब इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट निकलेगा, 2 फॉस्फेट्स निकलेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन गया। अब ये जो इंटरमीडिएट है अमाइनो असाइल AMP, अब इसको हम लेते हैं। अब इसका क्या होएगा, अमाइनो असाइल AMP प्लस ट्रांसफ़र आरएनए, आपको क्या मिलेगा इससे, अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए प्लस AMP। एंड ये स्टेप्स को करने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है विच इज़ अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, जो कि क्या करेगा, चार्ज करेगा ट्रांसफ़र आरएनए को, ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड्स को ऐड कराएगा। सो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र आरएनए की चार्जिंग हो रही है। इस स्टेप में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है अमीनो एसिड का टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द ट्रांसफ़र आरएनए, और जो AMP है वो क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। उसके बाद है T-Cy-C लूप। T-Cy-C लूप जो होता है, यहाँ पर ये क्या है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो है यहाँ पर अटैच होते हैं। फिर हमारे पास है वेरिएबल आर्म या फिर एक्स्ट्रा आर्म, जो कि ज़रूरी नहीं है सभी ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर प्रेजेंट हो, और इसका फंक्शन भी अभी तक एग्जैक्टली नोन नहीं है। देन वी हैव एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन लूप इज़ ऑल्सो नोन एज रिकॉग्निशन लूप, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये mRNA की यहाँ पे बाइंडिंग होती है कि ये सपोज़ करो ये हमारे पास क्या है, मैसेंजर RNA है। मैसेंजर RNA के ऊपर स्टार्ट कोडोन है AUG, तो इसके पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा UAC ऐसा करके, और फिर इनकी क्या होती है, बाइंडिंग होती है। सो इसको रिकॉग्निशन लूप बोला जाता है। दिस इज़ नोन एज द रिकॉग्निशन लूप। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द कोडोन
बाय बेस पेयरिंग विद द मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के साथ में यहाँ पे क्या होती है, बेस पेयरिंग होती है। अब ये तो थी इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी मॉडल हमने पढ़ा, 2 डायमेंशनल मॉडल हमने पढ़ा। फिर जो इसका 3 डायमेंशनल मॉडल है वो एल शेप का होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा एल शेप का होता है। सो एज यू कैन सी हियर ये एल शेप का होता है। अब नीचे की तरफ क्या होता है, एंटीकोडोन है, एंटीकोडोन लूप है, और ये आपका आ गया 3 प्राइम एंड, जहाँ पे क्या होता है आपकी CCA वाली जो है सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। जो आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था वो नॉन फंक्शनल होता है, और जो ये 3D स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल होता है, क्योंकि यही जो है राइबोसोम की जो आपकी साइड्स होती है ना, P और A, अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो P और A, EPA जैसे साइड्स होती है वहाँ पे, तो अच्छे से ये फिट हो पाता है वहाँ पर उसकी सब यूनिट्स के अंदर। सो देयरफॉर ये जो हमारा L वाला जो स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफ़र आरएनए का वो फंक्शनल होता है। Now what are the function of transfer RNA? It brings amino acids from the cytoplasm to ribosomal site during the protein synthesis. So different transfer RNA होता है different amino acid के लिए, we have different transfer RNA. During the protein synthesis जो transfer RNA होता है along with the amino acid, suppose करो कि ये हमारे पास में क्या है, L shape वाला, we have the transfer RNA इस तरीके से L शेप का, यहाँ पे 3 प्राइम एंड है तो यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच्ड होगा, और इधर आपके पास क्या है, ये एंटीकोडोन नीचे की तरफ होता है, एंटीकोडोन जो लूप होता है। तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं उसको लेकर के आता है राइबोसोम के पास, ताकि वो क्या कर सके, प्रोटीन्स बना सके, बिकॉज राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है। सो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, इट रीड द कोड जो mRNA के ऊपर होता है, क्योंकि जो एंटीकोडोन होता है, एज आई टोल्ड यू, जो एंटीकोडोन होता है वो क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन होता है AUG, उसको रिकॉग्नाइज करता है, सो उसको रीड करता है एंड वहाँ पर बाइंड करता है। So during the protein synthesis, transfer RNA along with the amino acid, it binds on the larger subunit of the ribosome. So it brings the amino acid onto the ribosome. नाम से पता चल रहा है ट्रांसफ़र RNA, तो कोई चीज़ ये ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द जो राइबोसोम है उसके पास ले करके आ रहा है, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। फिर हमारे पास rRNA, जिसको कि हम राइबोसोमल RNA बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि हमें क्या करना है भाई, प्रोटीन्स बनाने हैं, आप हमारी बॉडी को प्रोटीन्स बनाने हैं, सबसे ज़्यादा आपको rRNA मिलता है क्योंकि हमें प्रोटीन्स चाहिए बहुत सारे। सो ये मोस्ट अबंडेंट है, 70 to 80% ऑफ टोटल RNA में से जो सबसे ज़्यादा है वो 70 to 80% क्या है, हमारा राइबोसोमल rRNA है, और ये लॉन्गेस्ट है, साइज़ में भी क्या है, ये लॉन्गेस्ट है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट RNA। इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी मैक्सिमम है, और ये मोस्ट स्टेबल RNA है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ राइबोसोम एंड इट इज़ फाउंड इन द राइबोसोम एंड प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में ये प्रोड्यूस होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, देखो राइबोसोम जो होता है ना वो rRNA और प्रोटीन से मिलकर बना है, 40% प्रोटीन्स, बाकी rRNA जोड़ करके क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, ATS और 7TS, यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोट्स में ATS राइबोसोम होता है और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 7TS होता है। अब ATS जो है, ATS की 2 सब यूनिट्स हैं, बड़ी वाली क्या है 60S और छोटी वाली सब यूनिट क्या है 40S। ऐसी जो प्रोकैरियोट्स है उसमें 70S राइबोसोम है जिसकी 2 सब यूनिट है, लार्जर वाली कितनी है 50S और छोटे वाली जो 30S है दैट इज़ द स्मॉलर सब यूनिट। S का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सो अब अगर हम 60S देखें
तो जो हमारा 60S है उसके अंदर क्या है, 20S rRNA, 5.8S rRNA, 5S rRNA। और 40S के अंदर क्या है, 40S सब यूनिट के अंदर होता है 18S rRNA। तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप के हमारे पास क्या है, rRNA है, जो कि हमें यूकैरियोटिक mRNA के अंदर, यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर देखने को मिलेंगे। सो जो यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ rRNA होते हैं, वो मिल करके राइबोसोम बनाते हैं। तो जो यूकैरियोट्स का राइबोसोम है उसके अंदर 4 टाइप के rRNA आपको मिलेंगे, राइबोसोमल RNA मिलेंगे, 20S, 5.8, 5 और 18। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो प्रोकैरियोट्स का जो हमारे पास में है राइबोसोम, उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या मिलने वाला है, 23S। आई कैन सी कि जो हमारे पास बैक्टीरियल राइबोसोम है जो कि 70S होता है, उसकी जो बड़ी वाली सब यूनिट है विच इज़ 50S, उसमें क्या है, आपको कौन सा rRNA मिलेगा, 23S एंड 5S। और वो किसके साथ जुड़ेंगे, 31 प्रोटीन्स के साथ में जुड़ेंगे, तब जा कर के आपकी 50S सब यूनिट बनेगी। 30S जो स्मॉल सब यूनिट है दैट कंसिस्ट ऑफ 16S rRNA प्लस में 21 प्रोटीन्स मिल करके छोटी वाली सब यूनिट बनाते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ rRNA प्लस प्रोटीन्स। अब जो आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है विच इज़ 80S, उसकी जो बड़ी वाली सब यूनिट है विच इज़ 60S दैट कंसिस्ट ऑफ 28 5.8S एंड 5S rRNA प्लस 49 प्रोटीन्स। और जो स्मॉलर सब यूनिट है विच इज़ 40S दैट कंसिस्ट ऑफ 18S rRNA और इसके अंदर साथ में 33 प्रोटीन्स मिलकर के क्या बनाएंगे, आपकी स्मॉलर सब यूनिट। और इनका मेजर फंक्शन क्या है, दैट दे कंबाइंस विद द प्रोटीन्स टू फॉर्म द राइबोसोम, एंड राइबोसोम आपको पता है इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस किसकी वजह से होता है, राइबोसोम की वजह से होता है। एंड वो बन कैसे रहे हैं, rRNA जब प्रोटीन के साथ जुड़ता है तब जा कर के राइबोसोम बनता है। So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.